हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पतंजलि और कात्यायन के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कात्यायन के बारे में। कात्यायन पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से वररुचि कात्यायन ने 4000 वार्तिकों की रचना की है। कात्यायन को वररुचि भी कहा जाता है, वररुचि इनका नाम है। 700 से अधिक सूत्रों की उन्होंने बिना उनमें कोई दोष दिखाए सुंदर व्याख्या की है। करीब 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया है तथा लगभग 540 सूत्रों में परिवर्तन एवं परिष्करण किया है। कात्यायन पाणिनि के प्रति उचित श्रद्धा भी यत्र तत्र प्रदर्शित करते हैं, परंतु उन्होंने अनेक स्थलों पर पाणिनि को समझने में ही भूल की है और कहीं कहीं वे अनुचित आलोचना भी कर गए हैं। इस अनौचित्य की ओर महाभाष्यकार पतंजलि ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। कात्यायन के वार्तिक श्लोक और इन दोनों में हैं। वे दाक्षिणात्य थे, जैसा प्रियतधिता दक्षिणात्य महाभाष्य के इस वाक्य से प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त कात्यायन प्रातिशाख्य के भी प्रणेता हैं। वररुचि का समय 400 वर्ष ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच में पड़ता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पतंजलि के बारे में। बाबूराम सक्सेना जी ने अपनी व्याकरण प्रवेशिका में कात्यायन के बारे में इतना ही बताया है और अब जानते हैं कि उन्होंने पतंजलि के विषय में क्या लिखा है। पाणिनि व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत पतंजलि के महाभाष्य में ही होता है तथा पाणिनि के स्थान को दृढ़ बनाने में कात्यायन और पतंजलि ने अपूर्व परिश्रम किया है। इसलिए परवर्ती व्याकरणों ने इन तीनों को मुनित्रय के नाम से पुकारा है। कौन कौन है मुनित्रय के नाम से जाने जाते हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये मुनित्रय के नाम से जाने जाते हैं। पतंजलि के समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में अत्यंत दृढ़ प्रमाण उन्हीं के ग्रंथ में मिले हैं। पुष्यमित्रम, याजयामः, अरुणध्यवनः साकेतम, अरुणध्यवनो, मध्यमिकाम, इन तीनों उद्धरणों से इतना निश्चित होता है कि पुण्यमित्र शुंग राजा के समय में संभवतः उसी के दरबार में पतंजलि विराजमान थे तथा उनके समय में मिनिंडर यानी कि मिलिंद ने अयोध्या और मध्यमिका पर आक्रमण किया था। वह गोनर्द संभवतः वर्तमान गोंडा जिला के निवासी थे तथा उनकी माता का नाम गोणिका था। शंका समाधान आदि को अत्यंत रोचक रूप में देते हुए और बहुतेरे घरेलू दृष्टांतों के द्वारा विषय का सुगमता से प्रतिपादन करते हुए तथा साथ ही साथ अपने समय की सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और साहित्यिक सब प्रकार की प्रवृत्तियों का अत्यंत मनोरम परिचय देते हुए पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में एक अपूर्व रचना की है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभाष्य की रचना किसने की है? तो महाभाष्य की रचना की है पतंजलि जी ने और वार्तिकों की रचना किसने की है? कात्यायन ने, जिन्हें वररुचि भी कहा जाता है। इसके जोड़ का संस्कृत में और कोई भी ग्रंथ नहीं है। पतंजलि की शैली के प्रभाव की बराबरी केवल श्री शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य करता है। पतंजलि के बाद 7वीं शताब्दी का दार्शनिक विचारधारा का सर्वत्र अधिक जोर रहा है। अतः व्याकरण शास्त्र की मीमांसा कुछ समय के लिए बंद सी हो गई। 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन द्वारा अष्टाध्यायी पर एक सरल और सर्वांगीण वृत्ति टीका काशिका लिखी गई। सो फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी पर एक सरल और सर्वांगीण वृत्ति जो टीका है वो कौन सी लिखी गई?
काशिका नामक लिखी गई। जयादित्य का समय सन 660 ईसा पूर्व है। इस काशिका पर भी उपटीकाएं न्यास जिनेन्द्र बुद्धि द्वारा और पद्मंजरी हरदत्त द्वारा लिखी गई। इसी समय आसपास व्याकरण का दार्शनिक विवेचन महाभाष्य की टीकाकार भर्तृहरि ने वाक्यपदीय लिखकर किया, जिसमें आगम, वाक्य और प्रकीर्ण इन 3 कांडों में कारिकाओं में अत्यंत जटिल प्रश्न सुलझाए गए हैं और स्फुटवाद तथा शब्द से ही संसार के विवर्तित होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार भर्तृहरि की मृत्यु सन 650 ईस्वी में हुई थी। महाभाष्य पर काश्मीरी पंडित कैट ने सन 1100 ईस्वी के लगभग प्रतीप नाम की बहुत सुंदर टीका लिखी। तो काश्मीरी पंडित कैट ने कौन सी टीका लिखी है? प्रतीप नाम की टीका लिखी है। काव्य प्रकाशकार मम्मटाचार्य के भाई कहे जाते हैं। इस समय तक संस्कृत केवल अध्ययन अध्यापन की भाषा ही रह गई थी, अतः व्याकरण में मौलिक ग्रंथों के लिखने का यूं ही अवसर नहीं रह गया। इसके अतिरिक्त केवल बाल की खाल निकालने और न्यायिक समालोचना करने की ही प्रथा चल पड़ी थी। अतः पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन की भी दृष्टि बदली। उसके क्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। अब विषय विभाग के आधार पर अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्यवस्था की जाने लगी। विमल सरस्वती ने सन 1350 ईस्वी में रूपमाला और रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी में प्रक्रिया कौमुदी इसी दृष्टिकोण से लिखी। परंतु इस श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना सन 1930 ईस्वी के लगभग प्रख्यात विद्वान भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी के नाम से की। तो सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन हैं? भट्टोजी दीक्षित हैं। इसकी महत्ता केवल इसकी टीकाओं की अनंत श्रृंखलाओं से अथवा पाणिनीय व्याकरण की सबसे अधिक प्रचलित पाठ्य पुस्तक होने से ही नहीं है। इसका महत्व इसलिए इतना अधिक है कि इस ग्रंथ में मुनित्रय के सिद्धांतों के सांगोपांग समन्वय के साथ अन्य व्याकरणों तथा अन्य पद्धतियों से भी सार ग्रहण किया गया है और नवोदित पद्धतियों की आलोचना इतनी सफलतापूर्वक की गई है कि इस ग्रंथ ने अध्ययन के क्षेत्र से पाणिनि की अष्टाध्यायी के क्रम को तो निकाल ही दिया है। साथ ही साथ बोपदेव के मुग्धबोध, शर्ववर्मा के कातंत्र तथा चंद्रगोमी के चांद्र प्रभृति व्याकरणों को भी बाहर कर दिया है। भट्टोजी रामचंद्र शेष की चलाई नई परंपरा के धुरीण हैं। यह रंगोजी दीक्षित के पुत्र तथा शेष कृष्ण के शिष्य थे। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीका लिखी। तो प्रौढ़ नाम की टीका किसने लिखी? जो रंगोजी दीक्षित के पुत्र थे। कौन थे? बताइए। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे कि रंगोजी दीक्षित के पुत्र तथा शेष कृष्ण के शिष्य कौन थे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीका लिखी तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ नाम की विस्तृत व्याख्या की। भट्टोजी के भतीजे कोट भट्ट ने वाक्य विन्यास और दार्शनिक विवेचन संबंधी व्याकरण भूषण नामक पुस्तक लिखी। भट्टोजी के गुरु भाई पंडित राज जगन्नाथ ने प्रौढ़ मनोरमा पर मनोरमा कुछ मंदनी नामक आलोचनात्मक टीका लिखी है। मनोरमा कुछ मर्दनी नामक आलोचना टीका किसने लिखी है? पंडित राज जगन्नाथ ने प्रौढ़ मनोरमा के ऊपर। इसके अनंतर व्याकरण के क्षेत्र में सबसे उज्जवल चमकने वाले सितारे तथा अनेक शास्त्रों पर समान अधिकार रखने वाले प्रखर मेधावी नागेश भट्ट का नाम आता है। धर्मशास्त्र, साहित्य, योग आदि के अतिरिक्त व्याकरण शास्त्र में 1 दर्जन के लगभग टीका ग्रंथों एवं स्वतंत्र ग्रंथों का प्रणयन इस विश्रुत विद्वान की लेखनी से हुआ है। इसमें शब्द रत्न, प्रौढ़ मनोरमा पर टीका, विस्मी शब्द कौस्तुभ की टीका, व्याकरण सिद्धांत, मंजूषा,
शब्देंदु शेखर और परिभाषेंदु शेखर बहुत प्रसिद्ध है। नागेश भट्ट ने गंगेश उपाध्याय द्वारा प्रवर्तित नव्य नव्य न्याय की प्रतिपादन शैली में गंभीर और सूक्ष्म विचार प्रकट किए हैं। सिद्धांत कौमुदी का संक्षेप बालकों की सुविधा के लिए और लघु सिद्धांत कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी के रूप में वरदराजाचार्य ने किया है। लघु कौमुदी का प्रचार बहुत हुआ है। यहाँ हम संक्षेप में अन्य पद्धतियों का भी उल्लेख मात्र कर दे रहे हैं कि 470 ईस्वी के लगभग बौद्ध पंडित चंद्रगोमी ने बहुत कुछ पाणिनि के आधार पर ब्राह्मण प्रभाव से बचते हुए बौद्धों के लिए चांद्र व्याकरण बनाया। इसमें 3100 के लगभग सूत्र हैं। इसके पहले ही शर्ववर्मा ने ऐन्द्र व्याकरण के आधार पर का तंत्र व्याकरण की रचना संभवतः ईसा की शताब्दी में ही की थी। तो ऐन्द्र व्याकरण के आधार पर किस ग्रंथ की रचना हुई है? का तंत्र व्याकरण की रचना हुई है। जैनेन्द्र व्याकरण छठी तथा शाक्टायन शब्दानुशासन 8वीं, हेमचंद्र का शब्दानुशासन 12वीं, सारस्वत व्याकरण बोपदेव का मुग्धबोध, जोमेर व्याकरण 13वीं तथा सौपद्य व्याकरण 14वीं शताब्दी में लिखे गए। इनमें प्रायः पाणिनि के संशोधन एवं सरलीकरण का प्रयास हुआ है तथा बहुतों ने न्यूनतम सूत्रों की संख्या के लिए जी जान से कोशिश की है। मुग्धबोध में 1200 तथा सारस्वत में केवल 700 सूत्र हैं। यही दो प्रचलित भी हुए हैं। बोपदेव वैष्णव थे, अतः उनका व्याकरण वैष्णव रंग में रंगा हुआ है। इसलिए उनके व्याकरण का अभी तक बंगाल चैतन्य महाप्रभु के कार्यक्षेत्र में बहुत प्रचार है। सारस्वत व्याकरण पर 17वीं सदी में रामाश्रम ने सारस्वत चंद्रिका नामक टीका लिखी और वह भी कुछ समय पूर्व तक काशी के क्षेत्र में बहुत प्रचलित रही। अन्यों का प्रभुत्व बहुत पूर्व से ही हट चुका है। तो फ्रेंड्स, कात्यायन, भट्टोजी दीक्षित और पतंजलि, वररुचि, इन सब के बारे में बाबूराम सक्सेना जी ने इतना बताया है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।